हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यूनिट 2। ठीक है। यूनिट 2 चैप्टर का नाम है बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो चाहे 10 नंबर के क्वेश्चन हो, सभी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहले आज हम लोग थ्योरी पोर्शन जो इससे थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर टाइम बचेगा तो न्यूमेरिकल भी करवा दिया जाएगा। ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स में सबसे पहला टॉपिक है अपने पास कि बीम क्या होता है। ठीक है। ये बीम क्या होता है, किसे कहते हैं, एंड इसकी डिफिनीशन क्या होती है। तो बीम एक स्ट्रक्चरल हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। जैसे बीम हॉरिजॉन्टल में दिखाई पड़ता है ना, बीम कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है आपको। ठीक है। तो बीम में एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है ये। अब इस पे वर्टिकल लोड आ रहा है, इसी वर्टिकल लोड की वजह से ये बीम लोड सहेगा और ये बीम लोड ट्रांसफर कर देगा कॉलम में, और कॉलम लोड को ट्रांसफर कर देता है कहाँ, फाउंडेशन में। तो ये प्रोसेस होता है एक। तो बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर। बीम इज ए स्ट्रक्चरल हॉरिजॉन्टल मेंबर टू रजिस्ट द वर्टिकल लोड। मतलब बीम में वर्टिकल लोड आ रहा है, वर्टिकल लोड को ये रजिस्ट करेगा। अब वर्टिकल के साथ साथ इंक्लाइन लोड भी आ सकता है, तो उसको भी ये रजिस्ट करेगा। तो चाहे वर्टिकल हो चाहे इंक्लाइन हो, दोनों को रजिस्ट करेगा। तो वो क्या कहलाएगा, बीम कहलाएगा। ठीक है। अब बीम कई प्रकार की होती है। तो आपकी बुक में डायरेक्टली बीम दिया है, बीम टाइप ऑफ बीम, लेकिन मैं एक नए तरीके से आपको बताता हूँ। कुछ आए हो तो यहाँ पे सीख के जाओ। तो बीम यहाँ पे हम 2 टाइप्स के पढ़ेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बीम। देयर आर 2 टाइप ऑफ बीम। ठीक है। अब पहली कौन सी है, पहली है अपने पास डिटरमाइंड बीम। डिटरमाइंड या डिटर्मिनेट बीम। ठीक है। अब ये हो गया डिटरमाइंड बीम। अब ये डिटर्मिनेंट बीम ऐसी बीम होती हैं जिनके रिएक्शन का कैलकुलेशन हम जो है क्या इक्विलिब्रियम इक्वेशन के आधार पर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ इन दिस बीम reaction force can be calculated using equilibrium equation। इक्वेशन मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन का मतलब होता है समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन के आधार पर हम इनके रिएक्शन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है, डिटर्मिनेंट बीम बोला जाता है, डिटरमाइंड बीम बोला जाता है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल समझ लो। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल है अपने पास सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब है कि ऐसी बीम जिसपे 2 सपोर्ट लगे हों इस तरह से। अब उस पर लोड चाहे पॉइंट लोड आए चाहे यूडीएल आए, इससे मतलब नहीं है। तो ये अपने पास सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। फ्रीली सपोर्टेड ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लिख सकते हो फ्रीली सपोर्टेड ऑन बोथ साइड। ठीक है। ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। पहला बीम हो गया। दूसरा टाइप हो गया कैंटिलीवर बीम। अब कैंटिलीवर बीम का फिगर कुछ इस तरह से बनता है, एक पोर्शन फिक्स होता है, दूसरा फ्री होता है। तो इसको भी लिख सकते हो फिक्स्ड वन एंड एंड फ्री अदर एंड। अदर एंड हमारे पास क्या है, फ्री है। तीसरा जो बीम हो गया अपने पास, ये तो कैंटिलीवर हो गया। तीसरा हो गया ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम। अब ओवर हैंगिंग बीम का मतलब ये हो गया कि ऐसी बीम जिस पर 2 या 2 से अधिक सपोर्ट हों, 2 या 2 से अधिक सपोर्ट हों, और एक तरफ हमारा कैंटिलीवर के बीम कैंटिलीवर टाइप में ऐसे निकला हो, तो उसे क्या बोला जाता है, ओवर हैंगिंग बीम बोला जाता है। ठीक है। ये वाला पोर्शन ओवर हैंग है, ओवर हैंगिंग बीम। ठीक। समझ गए। ये टाइप हो गए किसके, डिटरमाइंड बीम के।
अब है दूसरा हमारे पास इनडिटरमिनेंट बीम। इनडिटरमाइंड बीम, ये लो। अब इनडिटरमाइंड बीम क्या होती है, मतलब जिनके रिएक्शन का कैलकुलेशन सिंपल इक्विलिब्रियम कंडीशन से ना किया जाए, यानी कि इट्स नॉट कैलकुलेटेड, इट्स नॉट कैलकुलेटेड रिएक्शन। तो यहाँ पे इनडिटरमिनेंट बीम समझ गए, इट इज नॉट कैलकुलेटेड रिएक्शन इन सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, अब इसके टाइप देख लेते हैं। पहला इसका जो टाइप है ये है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम का मतलब है किसी बीम में एक पोर्शन इसको फिक्स करके दूसरे पोर्शन में इस तरह से सपोर्ट लगा दिया जाए, तो इसे बोला जाता है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। ठीक है, दूसरी बीम है अपने पास कंटिन्यूअस विथ वन एंड फिक्स। कंटिन्यूअस विथ वन एंड फिक्स। ठीक है, कंटिन्यूअस कैसे बनेगा, दो या दो से अधिक जिसमें सपोर्ट हो और एक एंड फिक्स कर दिया गया, इसका मतलब वन एंड फिक्स और ये दो सपोर्ट लगा दिया गया, तो ये देखो बन गया कंटिन्यूअस विथ वन एंड फिक्स। फिर कंटिन्यूअस विथ बोथ एंड आर फिक्स, ये भी प्रॉप्ड ये भी इनडिटरमिनेंट बीम में आता है, ध्यान रखना इस बात को। कंटिन्यूअस विथ बोथ एंड फिक्स्ड। अब फिगर बनाना बहुत जरूरी है भाई, कंटिन्यूअस पहले इसको बनाओ, इसका मतलब दो सपोर्ट बीच में दो और दोनों एंड को क्या कर दो, फिक्स कर दो इस तरह से, तो ये बन गया कंटिन्यूअस। ठीक है, अब एक इसमें बोथ एंड आर फिक्स, चौथा है बोथ एंड आर फिक्स, यानी कि बोथ एंड आर फिक्स में क्या बनेगा, बोथ एंड आर फिक्स बीम में दोनों सिरे इसको फिक्स कर दिया जाए, तो इसको भी सिंपल इक्वेशन के आधार पर सॉल्व नहीं कर सकते, ये भी किस में चला आएगा, इनडिटरमिनेंट में चला आएगा। तो इस तरह से आप क्लासीफाई कर दोगे बीम को तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं शियर फोर्स क्या होता है। यहाँ पे समझो शियर फोर्स क्या होता है, मतलब शियर का मतलब है दो सरफेस ऐसे हैं जो आपस में क्या हो रहे हैं, रगड़ रहे हैं एक तरह से, हिंदी में देखो जैसे कोई एक ये बीम है अपने पास, ठीक है, ये बीम है, इसका ये है न्यूट्रल एक्सेस, न्यूट्रल एक्सेस हो गया। अब मैं यहाँ पे इसका सपोर्ट है, दोनों एंड में एक लोड ऊपर से लग रहा है, तो ये सपोर्ट रिएक्ट करेंगे इस लोड की वजह से। अगर हम इसमें एक्सेस दो ठो काट लें, इस एक्सेस पे देखा जाए तो ये चाहेगा कि इस पोर्शन को ऊपर उठा दें, लेकिन ये चाहेगा इस पोर्शन को डाउनवर्ड कर दे, तो बीम यहाँ से कट करने का प्रयास करेगा बीच से कहीं से। ठीक है, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो यहाँ पे दो जो सरफेस रगड़ करेंगे आपस में, तो वही क्या है, शियर फोर्स है। लेकिन हमें इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करना, हमें लिखना है। तो यहाँ पे लिख सकते हो इट इज ऑब्टेन्ड एज algebraic sum of all forces, यानी कि जितने फोर्सेस काम करेंगे उनका क्या करना है, अलजेब्रिक सम ले लेना है, एक्टिंग नॉर्मल टू एक्सेस ऑफ बीम, यानी कि जितने फोर्सेस इसमें काम करेंगे बीम में उनका क्या ले लेना है, अलजेब्रिक सम ले लेना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे क्या है कि नीचे वाले ये रिएक्शन हो गए, ऊपर वाला ये जो फोर्स आ रहा है, तो इनका अलजेब्रिक सम ले लेना है, विथ साइन के साथ लेना है। तो शियर फोर्स एक्सेस ऑफ बीम यह क्या कहलाएगा, आइदर टू द लेफ्ट आर टू द राइट ऑफ सेक्शन। इतनी आपको डिफिनीशन लिखना पड़ेगा, तब जाके कहोगे कि ये शियर फोर्स की डिफिनीशन है। समझ गए। अब शियर फोर्स में आप साइन कन्वेंशन क्या लोगे, साइन कन्वेंशन ले सकते हो, जैसे कि ये मैंने दो पोर्शन बना दिया, इधर राइट है, इधर आपका लेफ्ट है, तो राइट में निगेटिव डाउनवर्ड को निगेटिव है, निगेटिव ले लो, अगर आप वर्ड पॉजिटिव ले सकते हो आप। ठीक है, अब इधर डाउनवर्ड निगेटिव, तो इधर डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लो, इधर अपवर्ड को निगेटिव ले लो। तो एक साइन कन्वेंशन हमेशा फॉलो करना, अगर नीचे वाले को आप प्लस ले रहे हो तो ऊपर वाले को माइनस लेना। ठीक है, ध्यान में इस बात को रखना। तो ये शियर फोर्स की कहानी होगी। अभी ये सब सारे छोटे छोटे जो टर्म है ये अभी कैलकुलेशन के क्वेश्चन में काम आएंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं बेंडिंग मोमेंट क्या होता है।
ये भी अलजेब्रिक सम ही होता है। द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट द सेक्शन एक्टिंग लेफ्ट और राइट, यानी कि चाहे लेफ्ट के आधार पर आप सेक्शन को मोमेंट ले लो, चाहे राइट के आधार पर सेक्शन का मोमेंट ले लो, तो ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, बेंडिंग मोमेंट कहलाएगा। हमेशा ध्यान रखना बेंडिंग मोमेंट में दो चीजें ली जाती हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर किया जाता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बेंडिंग मोमेंट में भी साइन कन्वेंशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या साइन कन्वेंशन फॉलो करोगे, एक को सैगिंग ले लो तो सैगिंग को पॉजिटिव ले लो, हॉगिंग को निगेटिव ले लो। इस तरह से अगर आपको कहीं फिगर नजर आए, इस तरह से फिगर बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, ये हॉगिंग कहलाएगा। हॉगिंग को हमेशा निगेटिव लिया जाता है, ठीक है, इसे हॉगिंग बोलते हैं। ठीक, अब इसे सैगिंग बोलेंगे, जब ये हॉगिंग है तो ये सैग की कंडीशन में, तो सैगिंग को हमेशा पॉजिटिव लेगो, ठीक है। ये हो गया आपका सैगिंग। अब एक चीज और मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको कि dF/dx इक्वल टू लोड, ये रिलेशन है शियर फोर्स और लोड के बीच में, और dM/dx इक्वल टू अगर कहीं लिखा हो फोर्स, तो ये है रिलेशन फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच में। तो ये रिलेशन का यूज भी हालांकि होता है, लेकिन ये प्रूफ करने के लिए भी कभी कभी आ जाता है, तो आपको कुछ करना नहीं है, रिलेशन ध्यान में रखना है, ये रिलेशन ना भूलना। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है 2 नंबर में कि टाइप ऑफ लोड कितने होते हैं। टाइप ऑफ लोड 2 नंबर का क्वेश्चन है, बन सकता है। तो पहला जो लोड होता है जो कि बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स में यूज होता है, पॉइंट लोड बोले तो एक ये बीम है, इस पर कोई लोड आ रहा है इस तरह से, ये पॉइंट लोड हो गया, W किलो न्यूटन। दूसरा जो इंक्लाइन लोड, इसी बीम में हो सकता है इस तरह से इंक्लाइन लोड आ जाए, तो इसको रिजॉल्व कर लेना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के रूप में, तो इंक्लाइन लोड हो गया। तीसरा जो लोड है यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल इस तरह से बीम में लगा रहता है, ये हो गया यूडीएल। अब ये W किलो न्यूटन पर मीटर होता है, अगर इसकी लेंथ यल है तो इसमें यल से गुणा कर दो तो टोटल लेंथ का लोड पता चल जाएगा, ठीक है। ये कहीं कहीं इस तरह से भी रहता है, तो कंफ्यूजन मत होना, ऐसे करके एरो लगा रहेगा तो समझ लेना कि यूडीएल की ही बात कर रहा है ये। ऐसे एक बार एकेटिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर उठाना पेपर, तो ये ना दे करके ये दे दिया था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो समझ लेना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। चौथा जो लोड है अपने पास, ये है यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का मतलब हो गया कुछ इस तरह से जो लोड लगे होते हैं, ये वेरिंग लोड मतलब कि इधर से देखा जाए तो बढ़ रहा है। अब ये एक ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, हाफ बेस इंटू, अब ये W है और ये लेंथ हो गई L, तो हाफ बेस L इंटू हाइट W इंटू L, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब ये मैग्नीट्यूड एक्ट कहाँ पे करता है, तो आपको पता होगा मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है कि जो ये हाइट होती है इधर से L/3 पे एक्ट करता है इसका CG, और अगर इधर से निकालना चाहो तो 2L/3, यहाँ से 2L/3 पे एक्ट करता है। इतनी बात समझ गए। चलो यूबीएल, पांचवा लोड होता है पॉइंट मोमेंट लोड। पॉइंट मोमेंट, ये लोड नहीं होता है, ये पॉइंट मोमेंट है। हालांकि बीम में कुछ इस तरह से लगता है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया जो कि क्वेश्चन थ्योरी से बन सकता है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ और आपको समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि जानना बहुत जरूरी है आपको। देखो, पहली चीज क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान में रखना, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये काम में आएगा। पहली चीज ये ध्यान रखना है, अगर आपके पास किसी बीम में पॉइंट लोड आ रहा है, कैसा लोड, पॉइंट लोड। अब वो पॉइंट लोड हो सकता है डाउनवर्ड हो सकता है अपवर्ड हो, ठीक है। तो उसमें उस केस में शियर फोर्स जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। शियर फोर्स की जो लाइन होगी वो कैसी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। मतलब जिस पॉइंट पर लोड लगा होगा उसको डाउनवर्ड करके बाकी स्ट्रेट बनेगा, यानी कि 1 डिग्री होगा, 0 डिग्री
0 डिग्री की लाइन होगी। और बेंडिंग मोमेंट कैसे बनेगा, तो बेंडिंग मोमेंट हमेशा इंक्लाइंड लाइन के रूप में जाएगा। अब वो इंक्लाइंड लाइन चाहे इस तरह से जाए चाहे इस तरह से जाए, ठीक है, यानी कि फर्स्ट डिग्री। यहाँ पे बेसिक टर्म को समझना, यहाँ पे पॉइंट लोड है तो शियर फोर्स की ये लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल में रहेगा, बेंडिंग मोमेंट हमेशा इंक्लाइंड बनेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास यूडीएल दिया है इस तरह से, यूडीएल है, यूडीएल में क्या W पर मीटर लोड लगा है, ठीक है। अब ये लेंथ हो गई, कुछ ना कुछ होगी, तो जो शियर फोर्स बनेगा वो इंक्लाइंड बनेगा हमेशा यूडीएल वाले केस में, यानी कि फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। और बेंडिंग मोमेंट कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा, पैराबोलिक। अब वो चाहे हागिंग पैराबोला हो चाहे सैगिंग पैराबोला हो, लेकिन बनेगा क्या, सेकंड डिग्री, यानी कि पैराबोला शेप में बनेगा, ठीक है। कब, यूडीएल के केस में। ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में भूल जाते हैं, अच्छे लोग भूल जाते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर यूवीएल बीम है अपने पास, यूनिफॉर्मली वेरिंग, इस तरह से कोई बीम है, यूनिफॉर्मली वेरिंग बीम है, तो उसमें शियर फोर्स पैराबोला बनता है, यानी कि सेकंड डिग्री पैराबोला। और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्यूबिकल पैराबोला, क्यूबिकल पैराबोला इस रूप में बनेगा, ठीक है, यानी कि x की पावर 3, तो क्यूबिकल पैराबोला, इसमें पैराबोला, ध्यान में रखना। अगर कहीं पे, चौथी बात, अगर किसी बीम में पॉइंट मोमेंट लगा हो तो उसका शियर फोर्स नहीं बनता, ध्यान में रखना, कोई भी लाइन नहीं जाएगी वहाँ पे, मतलब सीधा ही ऐसे बना देना, कोई वर्टिकल अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ भी नहीं रखना, ठीक है। वहाँ पे कोई लोड का शियर फोर्स का मतलब ही कुछ नहीं। हाँ, बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे डाउनवर्ड, जितना मैग्नीट्यूड का होगा ये उतना डाउनवर्ड कर देना, तो ये हो जाएगा, चाहे अपवर्ड बनेगा चाहे डाउनवर्ड बनेगा, x की पावर 0, ठीक है। 4 ही केस आपके पूरे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट को सॉल्व कर देंगे, 5वां केस कुछ है ही नहीं, ठीक। चलो, इतनी बातें समझ में आ गई, तो एक और टर्म, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर क्या है, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। अब ये डिफिनीशन पहले समझो, इट इज ए पॉइंट विच represents the section of the beam when bending moment is 0 or चेंज इन साइन। हमने क्या लिखा, जहां पे किसी भी बीम में आप जब भी बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करते हो तो किसी भी बीम में अगर बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज हो रहा हो, मतलब साइन का मतलब क्या, पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा हो, तो जब भी अगर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करेगा तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, कभी कभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के नाम से भी इसे जाना जाता है। लेकिन अगर शियर फोर्स अपना साइन चेंज करे, शियर फोर्स अपना अगर साइन चेंज कर रहा है, तब इसे पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर नहीं बोलेंगे। ध्यान में इस बात को रखना, अगर शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, इसका मतलब कि वहां पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे कोई एक ये बीम है, ठीक है, ये बीम है, तो इसमें शियर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। देखो, शियर फोर्स अपना प्लस से माइनस चेंज हुआ साइन, अब यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट बनता है इस तरह से बनता है। इसका मतलब मैक्सिमम पॉइंट यहीं पे आया जहाँ पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है। तो जब शियर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा तो वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, उसे पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर नहीं बोलेंगे। जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, जैसे इस तरह से ये केस, तो इसमें बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज किया। अब ये किस बीम में बनता है, ये ज़्यादातर इस तरह वाली बीम में बनता है, इस तरह से, व्हेन यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो आपको ये एग्जांपल ध्यान रखना है। तो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर समझ गया ये क्या है और कहाँ पे क्या होता है इसका, ठीक। अब हम लोग एक क्वेश्चन सीखते हैं, बेसिक है क्वेश्चन ये है आपका कि एक अपने पास सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर पॉइंट लोड लग रहा है, एक सिंपली सपोर्टेड ये बीम है,
ये मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम बना दिया जिसके ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है W और जिसकी बीम की लेंथ L है। ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन इधर कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, कैलकुलेट, प्रोसेस जान लो, कैलकुलेट द रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए इसको मान लेते हैं ये RA है, इसको मान लेते हैं रिएक्शन ये RB है। ठीक है, तो हमने बताया था सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन के आधार पर बनाते हैं, यानी कि RA प्लस RB डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है इसको मैं पॉजिटिव ले लिया हूँ और अपवर्ड को, जो अपवर्ड नीचे आ रहा है उसको निगेटिव। तो निगेटिव मतलब इक्वल टू लगा दें तो ये W। तो RA प्लस RB इक्वल टू जितना नीचे से लग रहा है फोर्स वो और जितना डाउनवर्ड लग रहा है वो हमने इक्वल कर लिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हमारा बन गया। ठीक, अब मोमेंट लेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट A, टेकिंग मोमेंट A पॉइंट, ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब A के अबाउट अगर मोमेंट लेगो तो एक बात बताओ, RA अब इंटू मोमेंट यहीं पे ले रहा हो तो 0, तो RA पर तो 0 हो गया, लेकिन अब RB पे 0 तो है नहीं, मोमेंट यहाँ से ले रहे हैं तो RB, अब मैंने बताया था रिएक्शन RB और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, L है, तो RB इंटू L। आप डाउनवर्ड है तो इसको पॉजिटिव ले लिए, लेकिन अपवर्ड से जो डाउनवर्ड आ रहा है उसको निगेटिव ले लो। तो RB इंटू L माइनस अपवर्ड से क्या आ रहा है, W आ रहा है, उसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक हाफ होगी कि नहीं, L/2 होगी कि नहीं होगी। जब टोटल लेंथ L है, मिड पे लग रहा है तो हाफ हो जाएगी। तो W लोड इंटू L/2 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों, क्योंकि हम टोटल इक्विलिब्रियम बना दिए, तो इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से RB निकाल लो, RB यहाँ से क्या निकल के आएगा, W/2 निकल के आएगा। इस RB की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, तो यहाँ से RA निकल के आ जाएगा। भाई उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो बेसिक है, बिल्कुल जो बिल्कुल नहीं जानते हैं कैलकुलेशन करना, तो ये हो जाएगा W/2। समझ गए इतना, यानी कि दोनों में रिएक्शन की वैल्यू सेम आई, आपने रिएक्शन कैलकुलेट करना सीख गए, सीधी सी बात है। ठीक है, इसके बाद इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है, क्योंकि शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहीं पे हम बनाएंगे। ये लाइन हो गई आपकी शियर फोर्स डायग्राम की। ठीक है, तो अब पहले कैलकुलेट तो कर लेते हैं, कैलकुलेट शियर फोर्स। अब अपवर्ड को हम प्लस ले लेंगे और डाउनवर्ड को हम माइनस ले लेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने सिंबल लिख दिया। तो शियर फोर्स निकालना है। अब शियर फोर्स हमें A पॉइंट पर चाहिए, A पॉइंट पर। तो अपवर्ड कितना है, RA की वैल्यू कितना है, तो शियर फोर्स एट A पर, तो A पर रिएक्शन RA कितना आया था, W/2। W/2 नीचे से लग रहा है, इसको हमने प्लस लिया था तो हमने प्लस ले लिया। ठीक है, तो RA पर रिएक्शन पता चल गया, यानी कि शियर फोर्स A पॉइंट पर पता चल गया। अब हम C पर चलते हैं, तो C पर देखो शियर फोर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी। डाउनवर्ड लग रहा है W नीचे, तो C पॉइंट पर देखो शियर फोर्स एट C पर, तो A पर W/2 था, तो C पर कितना हो जाएगा भाई, W/2 में से W माइनस कर दो, यानी कि इस वाले लोड से ये अब यहाँ पे निकालना है तो W माइनस कर दो। तो W/2 माइनस W इक्वल टू कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करना सीखो फटाक से। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस W/2। ठीक है, शियर फोर्स एट B पॉइंट पे, अब C पे आ गया माइनस W/2, तो माइनस W/2 लिख लो इसको। इसके बाद हमें निकालना है शियर फोर्स एट B पॉइंट पे, तो माइनस W/2 ऊपर से यहाँ पे आ गए, तुम यहाँ पहुँच गए। अब जस्ट B पॉइंट पे कितना हो जाएगा, प्लस W/2। RB की वैल्यू रख दो, क्योंकि ये ऊपर से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस W/2। ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा जस्ट एग्जैक्ट B पॉइंट पे 0 आ गया। अब इसको प्लाट कर देते हैं, यहाँ पे आया था प्लस में W/2 में, तो ये हमने ले लिया प्लस में W/2। फिर आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, पॉइंट लोड आया, फिर यहाँ पे माइनस में W/2 चला गया शियर फोर्स। यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लेते हैं माइनस W/2 हो गया, फिर इसको ऐसे मिला देंगे। फिर B पॉइंट पे जस्ट एग्जैक्ट 0 आ गया था, फिर यहाँ पे 0 वाली लाइन पे मिला दो। देखो बन गया शियर फोर्स डायग्राम, ये प्लस है ये माइनस है। इसी तरह से लाइन को आगे बढ़ाइए आप, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाइए। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट A पर, अब हम बताए थे आपको कि बेंडिंग मोमेंट के लिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो
ए पॉइंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी है क्या? कुछ बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो के बराबर है। यहाँ पे आर ए रिएक्शन तो है, फोर्स है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि हम ए पॉइंट पर ही मोमेंट निकालना चाह रहे हैं। इतनी बात समझ गए? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? W/2 रिएक्शन और इंटू जीरो इजक्वल टू जीरो हो गया। फिर बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट पे, अब यहाँ पे सी पॉइंट पे चले आओ, तो सी पॉइंट पे ये रिएक्शन फोर्स कितना था? W/2, और सी पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? हाफ। ठीक है, ये हो जाएगा सी पॉइंट पे। इधर से ऐसे रोटेट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट पता है, तो W/2 इंटू L/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? WL/4। सी पॉइंट पे पता चल गया आपका, WL/4। इसी तरह से बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट पे निकालते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट पे देखो, यहाँ पे रिएक्शन कितना था? इधर से निकालना है, एक ही तरफ से चल रहे हैं हम, तो बी पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे निकालना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो, W/2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? L है, तो W/2 इंटू L। ठीक, अब इसके बाद माइनस कर देंगे भाई, इधर से एक बार निकाले, एक बार इधर से निकालेंगे, तो माइनस फिर से ये लोड हो जाएगा ना माइनस में, अब की बार माइनस W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके बीच में L/2, तो माइनस W इंटू L/2, तो ये दोनों कट जाएगा तो जीरो आएगा। अब सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे आप बेंडिंग मोमेंट निकालोगे इस पॉइंट पे, तो वैसे भी जीरो आएगा, तो मैंने निकाल के भी आपको बता दिया। तो अब इसको प्लाट कर लो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे मैक्सिमम है, इस तरह से मिला दो। हम बताए थे कि जहाँ पॉइंट लोड आए तो वहाँ इंक्लाइन लाइन जाएगी, ये चीज़ मैंने बताया था आपको। पॉइंट लोड आ रहे थे, इंक्लाइन लाइन जा रहे थे, तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। बेसिक था, मैं आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में अच्छे से करवाऊंगा, बड़े बड़े क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे प्लस WL/4, तो इतनी सारी चीज़ें थी। इस वीडियो में आपने जो भी सीखा सफिशिएंट है। अगले वीडियो में हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय। अच्छा लगे मैटर कंटेंट तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल। तब तक के लिए बाय।